ये जो क्लास है, ये क्लास आपको फॉरेक्स के बहुत सारे फंडे क्लियर करेगी। कहने को तो हम आज क्लास ले रहे हैं फॉरेक्स अकाउंट की, लेकिन जब मेरी क्लास जब भी होती है तो मैं पीपीटी रीडिंग नहीं करता। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई चर्चा करता हूं, उससे लिंक्ड कोई बात नजर आती है या लिंक्ड होती है, तो उसको मैं देन एंड देयर क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूं। और इसीलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो पसंद भी करते हैं, क्योंकि पीपीटी रीडिंग या बुक का कंटेंट या नोट्स आपको सिर्फ एक बहुत सीमित चीजें बताता है जिसको आपको लर्न करनी पड़ती हैं। और अगर मैं वहीं पे कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं तो आपको लर्न नहीं करनी पड़ती। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट जिसका अच्छा होता है उसके लिए कोई भी एग्जाम इजी होता है। ये जो क्लास है, इस क्लास में जेआईबी, सीआईबी और प्रमोशंस के लिए लगभग 10 मार्क्स 10 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आपको डिफरेंट जगह पर मिल सकते हैं। अगर मैं जेआईबी की बात करूं तो इस क्लास से ऑलमोस्ट 1 या 2 मार्क्स का सॉलिड क्वेश्चन जरूर आता है। और सीआईबी की बात करूं तो सीआईबी में अगर थ्योरी सिंपल आती है तो 2-3 मार्क्स की आती है। उसके अलावा अगर केस स्टडी आ जाए, और वो केस स्टडी कुछ इस तरह की आती है कि ये एक यंग आईटी प्रोफेशनल है, उसका जॉब यूएसए में लगा हुआ है और यूएसए में उसकी सैलरी आती है, वो सैलरी यहाँ ट्रांसफर करना चाहता है, वो करेंसी फॉरेन में रखना चाहता है, उसकी मैरिज एक ऑस्ट्रेलियन गर्ल से हो गई है, वो जिसके फोर फादर कभी इंडिया में रहते थे या नहीं रहते थे। क्या वो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खोल पाएगा? अगर जॉइंट अकाउंट खोल पाएगा तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन करेगा, क्या उसकी लिमिटेशंस होंगी? तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में बने रहेंगे और ये क्लास आपको इतनी जानकारी बहुत अच्छी तरह से दे दी। चलो आइए शुरू करते हैं क्लास के सबसे बेसिक पॉइंट पे। फॉरेन करेंसी, फॉरेक्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो फॉरेन एक्सचेंज करने के लिए हमें कोई ना कोई अकाउंट की जरूरत होती है, और वो जो अकाउंट है, वो अकाउंट हमको कौन कौन से होते हैं, कैसे वो ऑपरेट होते हैं, कौन एलिजिबल होता है, वो सारे डिस्क्रिप्शंस आज हम आपको क्लियर कर देंगे। अगर मैं करेंसी की बात करूं तो आप जैसा कि स्क्रीन में देख पा रहे हैं, हमारी पूरे वर्ल्ड में कुछ ऐसी करेंसी हैं जो सिंबलाइज्ड हैं। सिंबलाइज्ड का मतलब जिसके सिंबल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जैसे कि सबसे पहला वाला सिंबल है डॉलर का, सेकंड जो है हमारा येन का है, थर्ड हमारा स्टर्लिंग पौंड या जिसको हम ग्रेट ब्रिटेन पौंड भी बोलते हैं, फोर्थ हमारा यूरो का है, और फिफ्थ हमारी इंडियन करेंसी है जो कि रुपीज है। ठीक है, तो ये 5 सिंबलाइज करेंसीज हैं जो हम लोग सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। बाकी बहुत सारी करेंसी हैं जैसे कैनेडियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिनार, दिरहम और स्विस फ्रैंक है, न्यूजीलैंड का डॉलर है, रुपीज है, बांग्लादेश का रुपी है, श्रीलंका है, नेपाल है। इस तरह से बहुत सारी करेंसीज हमारे वहां चलती हैं। और जैसा कि आपको मालूम हो कि यूरोपियन कंट्री में जो करेंसी है वो अधिकतर यूरो हो गई है। ब्रिटेन उससे पहले से अलग था इस मामले में, अभी जो है वहां पे सोशल उसमें भी पॉलिटिक्स में भी अलग हो गया है। वो उसने अपने आप को एक सोवरेन रखा है क्योंकि उसकी अपनी एक पहचान थी, उसने उसको पहचान को खोया नहीं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। फॉरेक्स अकाउंट, तो जैसे फॉरेक्स अकाउंट का मन में सवाल आता है तो देखिए, अगर हम कोर्स के अकॉर्डिंग बात करें तो इतने अकाउंट्स जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, आरएफसी, आरएफसीडी, ईईएफसी, डीडीए, ओएफसी, और इसी के साथ यहां पे हमारा एक अकाउंट और है एसएनआरआर, और नोस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट। तो हमारे फॉरेन करेंसी डीलिंग में ये मेन अकाउंट्स हैं। इन्हीं अकाउंट से सारा कुछ हमारा ट्रांजैक्शंस होता है और इन्हीं के फीचर्स हमको जानने जरूरी हैं। देखिए, मैं जब भी ये टॉपिक पढ़ाता हूं, इस टॉपिक को इंटरेस्टेड बनाने के लिए मैंने इन सारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, और वो 3 कैटेगरी होती हैं। एक पहली कैटेगरी है इंडिविजुअल्स, यानी जितने लोग इंडिविजुअल्स हैं उनको जो अकाउंट्स खोलना पड़ता है, जिसमें वो अपने पर्सनल लेन देन वगैरह करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल लेवल के अकाउंट्स। सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में आता है बिजनेस पर्पज अकाउंट, जिसमें कि हम लोग अपने किसी भी तरह के फॉरेन करेंसी से रिलेटेड या
कोई फॉरेनर इंडिया में आके बिजनेस कर रहा है, उसके अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। और थर्ड कैटेगरी हमारी होती है जिसमें बैंक्स आपस में फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज की क्लियरिंग सिस्टम चलाते हैं, जैसा कि आरबीआई में हमारे वहां आरबीआई के अकाउंट्स होते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसको आप स्क्रीन पे देखिए, चार्ट में मैंने समझा रखा है कि जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इंडिविजुअल्स के कौन कौन से अकाउंट होते हैं, और बिजनेस के कौन कौन से अकाउंट होते हैं, और बैंक्स के कौन कौन से अकाउंट होते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं और आप लोग आंसर करें कि इन आउट ऑफ दीज इन अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट, इन अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट आपके इंडिविजुअल्स लेवल पे खोले जाते हैं, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूं आपके आंसर्स का। आप लोग आंसर्स दीजिए। 20 सेकंड हम लोग इस पे देखेंगे आप लोगों के क्या आंसर्स आते हैं। आउट ऑफ दीज, ऊपर जो भी अकाउंट्स हैं उनमें से कौन कौन से अकाउंट्स इंडिविजुअल लेवल पे मेंटेन होते हैं, आप लोग आंसर दीजिए। आंसर आने स्टार्ट हो गए हैं। इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाने के लिए आपको आंसर देते रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर देते रहेंगे तो ही ज्यादा ये इंटरेक्टिव क्लास बनेगी। वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ गए हैं। चलिए तो इन आंसर्स के साथ, अच्छा अब आप मुझे आंसर दीजिए, इनमें से कौन से अकाउंट्स बिजनेस रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं। ये आपके आंसर सही हैं या गलत हैं, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अभी आप लोग केवल आंसर्स दीजिए। आप लोगों ने, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। जिन लोगों ने गलत आंसर दिया है वो अपना करेक्शन करेंगे। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है वो अपनी बात को रिवाइज करते हुए आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए पक्का करेंगे। तो देखिए, चार्ट की बात करते हैं तो मैंने इसको चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ है, सामने स्क्रीन पे देख लीजिए। इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं हमारे NRO, NRE, FCNR, RFC और RFCD। अभी आपको बुक नहीं खोलनी है, जब मैं बुक बोलूंगा तब खोलनी है। अगला है हमारा बिजनेस के अकाउंट्स हैं EEFC, DDA, OFC और SNRR। नेक्स्ट अकाउंट है हमारे नोस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो। इतना अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आपके लिए टॉपिक बहुत ही आसान बनने वाला है, और इस टॉपिक के सारे फीचर बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इन अकाउंट्स को स्टडी करने के लिए कौन सी वो दो बातें हैं जो आपने अगर समझ ली तो आप इन अकाउंट्स के फीचर को भी आसानी से समझ लेंगे। ठीक है, और वो बात करते हैं हम लोग, वो जो दो बातें हैं, उन दो बातों का हमारा जो कहना है वो कहना ये है कि रेजिडेंट इंडियन कौन होता है। तो इसको समझने के लिए हम सबसे पहले बोल रहे हैं कि एनी इंडियन, कोई भी इंडियन, अगर वो इंडियन है तो उसके दो स्टेटस होते हैं। पहला होता है रेजिडेंट और दूसरा होता है नॉन रेजिडेंट। दो स्टेटस होते हैं, और रेजिडेंट को हम लोग अगर हम शॉर्ट में कहें तो रेजिडेंट इंडियन यानी RI, और नॉन रेजिडेंट को हम लोग NRI यानी नॉन रेजिडेंट इंडियन बोलते हैं, NRI। तो यहां पे क्लियर हो गया आपको NRI क्यों बोलते हैं। देखिए, NRI जो है इंडियन। और अगर हम इस टॉपिक की बात कर रहे हैं तो इस टॉपिक में पढ़ने के लिए NRI के पैरेलल एक और है PIO। PIO का मतलब होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। PIO का मतलब है उसकी रूट्स, यानी उसके फादर या फोर फादर कभी ना कभी इंडियन थे, अब वो सेटल कहीं हो गए, तो उनको भी हम लोग क्या है वो बेनिफिट्स देते हैं एट बार NRI। ठीक है, अब मेरा सवाल ये है कि ये NRI कौन होते हैं। कुछ बच्चों को मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम है वो ध्यान से सुनिए। NRI वो होते हैं जो इंडिया में नहीं रह रहे हैं, रह रहे नहीं,
नहीं रह रहे हैं। कब? फॉर कॉन्टिन्यूअस मोर देन 182 डेज। अब ये जो कॉन्टिन्यूअस है, यहां थोड़ा सा जो है डाउट रहता है। कॉन्टिन्यूअस से मतलब ये है कि इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, और ये 1 ईयर जो है प्लस प्लस करके भी हो सकता है। सपोज कीजिए 60, 30, 40, 60। अगर हम इनको ऐड कर लेते हैं तो ये बनता है 170 डेज। तो ये भी लोग एनआरआई की कैटेगरी में आते हैं। यानी जो लोग 182 डेज से ज्यादा इंडिया में नहीं रह रहे हैं, वो सारे लोग एनआरआई स्टेटस में आते हैं। और ये जो एनआरआई का स्टेटस है किस एक्ट में डिफाइन है, ये आंसर मैं आपसे चाहूंगा। आप दीजिए कि कौन लोग एनआरआई होते हैं, ये कौन से एक्ट में लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में जब आता है तब आप लोग इसका आंसर गलत करते हैं। क्या है? इनकम टैक्स एक्ट में। क्यों है ऐसा? क्योंकि एनआरआई को जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो इनकम टैक्स के ही बेनिफिट्स मिलते हैं। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट में ही 1961 का जो एक्ट है उसी में एनआरआई को डिफाइन किया हुआ है, जो मैंने डेफिनेशन अभी आपको बता। तो डेफिनेशन ऑफ एनआरआई का देखो, फेमा के अकॉर्डिंग एनआरआई कौन है। उसने बोला पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन तो होना ही चाहिए उसे, और अभी कहां पे है? आउटसाइड रेजिडेंट में। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आता है कि इंडियन सिटीजन हु प्रोसीडेड अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो यहां पे एक बात क्या निकल के आई? एम्प्लॉयमेंट। फॉर कैरिंग ऑन एनी बिजनेस और वोकेशन फॉर एनी अदर पर्पज इन सर्कमस्टांसेस इंडिकेटिंग indefinite period of stay outside India। ठीक है। दूसरा, any citizen working abroad for on assignment with foreign government। तो फॉरेन गवर्नमेंट के साथ किसी असाइनमेंट में गया हुआ है तो वो भी जो है एनआरआई की डेफिनेशन में लिया गया है। ठीक है। चाहे वो इंटरनेशनल मल्टीनेशनल एजेंसी हो, यूएनओ हो या वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ हो, इन सब में गए लोग भी एनआरआई के डेफिनेशन में आते हैं। ठीक है। चलो, अगला है ऑफिशियल ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जैसे आप लोग बैंक वगैरह में लोग जाते हैं तो उनको भी एनआरआई का स्टेटस वहां पर मिलता है। ठीक है। चलो आगे बोलते हैं। अब यहां पे एक बात और निकल के आती है, नॉट लिविंग इन इंडिया। जो हम बात कर रहे थे, हम कह रहे थे नॉट लिविंग इन इंडिया। इन इंडिया अगर हम कह रहे हैं नॉट लिविंग इन इंडिया, तो कहीं जहन्नुम में भी रह रहा हो, स्वर्ग में रह रहा हो, नरक में रह रहा हो, जिंदा हो, 182 डेज से ज्यादा हो, चाहे स्पेस पे गया, पनडुब्बी में नीचे हो, सी में ऐसी जगह आइलैंड चला गया जिसमें किसी कंट्री का जो है कंट्रोल नहीं है, अंटार्कटिका में चला गया, ऐसे सारे लोग एनआरआई का स्टेटस पा लेते हैं। ठीक है। अब बात आई स्टूडेंट्स है, मरीज है, तो वो एनआरआई का स्टेटस लेके क्या करेगा? हमारी डेफिनेशन से एनआरआई हो गया, लेकिन उसको एनआरआई का बेनिफिट कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वहां खर्चा करने गया है, कमाने नहीं गया है। अगर वो कमा कर लाएगा तो डेफिनेटली वो एनआरआई के बेनिफिट्स लेगा। इसका मतलब ये हुआ एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो टेम्परेरी हो चाहे वो परमानेंट हो। जैसे कुछ स्टूडेंट्स जाते हैं, वो स्टूडेंट्स वहां पे पार्ट टाइम काम करते हैं, तो वो भी अपने आप को एनआरआई स्टेटस पे ले आते हैं और उससे उनको इनकम टैक्स का बेनिफिट होता है। ये जो इनकम टैक्स का बेनिफिट है, ये हमारे एक टर्म होता है DTEA। अगर आपने सुना हो DTAA, इसका मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट।
डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट। हमारी कंट्री ने बहुत सारी कंट्री के साथ में डबल टैक्स ना लगने का एग्रीमेंट किया हुआ है। इस डबल टैक्स ना लगने के एग्रीमेंट का मतलब यह है कि हम जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां पे जो हम एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं, उस एम्प्लॉयमेंट में जो हम अर्निंग कर रहे हैं, वो अर्निंग वहां पर उस कंट्री में टैक्सेबल होती है, तो वहां पर भी टैक्स हो गया। और वो इंडिया में आके वो अर्निंग इंडिया आ जाए तो उस पर भी टैक्स हो गया। सपोज कीजिए किसी ने जो है 1 लाख रुपए कमाए किसी देश में जाके, वहां की गवर्नमेंट ने 20% टैक्स ले लिया, आपके कितने हो गए 80,000। आपकी गवर्नमेंट ने 20% ले लिया तो वो हो गए 66,000 हो गए, 64,000 हो गए। ठीक है, तो आप बताइए कि 1 लाख कमा रहा है, उसको मिल रहे हैं 64,000, तो क्या वो वहां रहना पसंद करेगा? उससे कहेगा इससे अच्छा तो मैं इंडिया में 50,000 रुपए ले लूं और कम से कम मैं घर में तो रहूंगा। तो इस जो सेकंड वाला जो टैक्स था 20% वाला, इस टैक्स को हटाने के लिए ही DTAA होता है, डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। बहुत सारी कंट्री के साथ हम लोग डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट में होते हैं। ठीक हो गया, ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो NRI कौन है, NRI को टैक्स बेनिफिट कैसे मिलता है और कौन से एक्ट में इसकी बात कही है ये। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टैक्स का बेनिफिट क्या है, एक टैक्स का बेनिफिट तो हमने बोल दिया कि भैया उसको टैक्स नहीं लगता है NRI की इनकम पर। दूसरा एक वर्ड आता है TDS। देखो TDS और टैक्स में क्या फर्क है। TDS का मतलब है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी आपकी इनकम पर कुछ डिडक्शन कर लिया, सोर्स पर ही कर लिया, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आपका टैक्स लग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो उस रिटर्न को फाइल करते समय अगर आपकी इनकम टैक्स एलिजिबिलिटी नहीं हो रही है तो आप अपने उस टैक्स से बच सकते हैं, यानी उस टैक्स का रिफंड ले सकते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगर मैं सवाल पूछूं क्या इनके डिपॉजिट पर TDS लगता है? बिल्कुल लगता है। जो NRO अकाउंट पर इंटरेस्ट अर्न होता है उस पर 30% TDS लगता है। कई बार ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कई एग्जाम्स में। नॉर्मल आपने देखा होगा रेट क्या होता है 10%। अगर पेन नंबर नहीं प्रोवाइड हो रहा है तो क्या होता है 20%। और तो एक कंडीशन ये हो गई, दूसरी ये हो गई और तीसरी ये कंडीशन। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल बहुत क्लियर हो गई। चलिए वापस ऊपर चलते हैं। तो हमें ये क्लियर हो गया कौन NRI है। अगर हमें ये क्लियर हो गया कौन NRI है तो हम इन अकाउंट्सों की बात शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा तो एक एस्पेक्ट मैंने बताया, पहला एस्पेक्ट है हमारे इन अकाउंट्स को खोलने या चेक करने का कि उसका NRI स्टेटस, NRI या PIO, ठीक है, ये स्टेटस क्या है। दूसरी बात होती है कि करेंसी, यानी जो वो उस अकाउंट खोल रहा है वो अकाउंट किस करेंसी में खोल रहा है। दो एस्पेक्ट अगर आपको क्लियर है तो इन्हीं दो एस्पेक्ट से आप इस पूरे चार्ट को बहुत इजीली समझ सकते हैं। वो दो एस्पेक्ट जिनकी हम बात कर रहे हैं, उस एस्पेक्ट में सबसे पहले हम रेजिडेंस स्टेटस की बात करते हैं। अगर हम रेजिडेंट स्टेटस की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से ऐसे वर्ड हैं जो हमें ये बताते हैं उनका स्टेटस। देखिए NR, 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 इतनी जगह NR आया, इसका मतलब क्लियर है कि ये अकाउंट केवल NRI ही खोल सकता है। पहचान। अब बात करें कि NRI के अलावा कौन हुआ, रेजिडेंट। तो रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो रेजिडेंट ये है, रेजिडेंट ये है, और ये लोग भी रेजिडेंट स्टेटस वाले हैं।
अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से अकाउंट एनआरआई खोलता है और कौन से अकाउंट रेजिडेंट इंडियन खोलता है। क्लियर हो गए। ये अकाउंट तो सिर्फ बैंकों की बात कर रहे हैं, तो इस अकाउंट्स में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम दो कैटेगरी को लेके चल रहे हैं और दो कैटेगरी में भी हमने अभी आपको क्लियर किया कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट स्टेटस के कौन कौन से अकाउंट्स होते हैं। ये आपको क्लियर होगा, यानी हमारा पहला पॉइंट यहां पर क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं करेंसी की। अगर हम करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी में अभी हमने आपको बताया था कि करेंसी जो सिंबलाइज करेंसी है उसके अलावा कुछ और करेंसी है, तो इस करेंसी को छोड़ देंगे हम क्योंकि ये रुपीज है। अदरवाइज जो ये चार करेंसी दी हैं, ये चारों करेंसी हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, दिनार, दिरहम, अदर रुपीज जो हैं हमारे बांग्लादेश के, नेपाल के, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, कैनेडियन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, ये सारे जो डॉलर्स हैं वो सब हमारे लिए फॉरेन करेंसी है। इसके लिए आरबीआई टाइम टू टाइम पर सर्कुलर देता है कि कौन कौन सी करेंसीज में हम लोग अकाउंट्स खोल सकते हैं, कौन सी में नहीं खोल सकते हैं, किनको बैन किया हुआ है, किनको नहीं किया जाता है। और यहां तक कि जो नेपाल और भूटान है उसमें करेंसी डीलिंग में फॉरेन करेंसी के एक्सचेंज का मामला नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उनकी करेंसी और इंडिया की करेंसी आपस में स्वैपिंग जो है ऑटोमेटिकली रूट से अलाउड है, उसके लिए कोई फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत नहीं होती है। क्लियर हो गया। तो जब हमने बोला फॉरेन करेंसी तो हमें ये जानना पड़ेगा कि ये जो अकाउंट्स हैं हमारे कौन कौन सी करेंसी में खुलते हैं। तो देखिए जहां पर भी एफसी लिखा हुआ है, एफसी मतलब फॉरेन करेंसी, एफसी का मतलब है फॉरेन करेंसी। जहां जहां भी फॉरेन करेंसी लिखा हुआ है वो एफसी लिखा हुआ है तो वो फॉरेन करेंसी में खुलते हैं। अभी हम क्या करेंगे, आगे जितना भी टॉपिक आगे बढ़ता जाएगा हम पूरे टॉपिक में करेंसी को डॉलर के रूप, फॉरेन करेंसी को डॉलर सिंबलाइज करेंगे। आप उसका मतलब फॉरेन करेंसी समझिएगा। तो अगर हम बात करें फॉरेन करेंसी की तो फॉरेन करेंसी देखिए जहां जहां क्लियरली लिखी हुई है, एक तो यहां लिखी है, एक यहां लिखी है, देखो एक यहां लिखी है, दिख रही है आपको, एक यहां लिखी है और एक यहां लिखी है। इतनी जगह हमको फॉरेन करेंसी लिखी हुई दिख गई। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है कि ये अकाउंट फॉरेन करेंसी में बैलेंस मेंटेन करते हैं। इंक्लूडिंग एक और है जिसमें एफसी तो नहीं लिखा है लेकिन एक ऐसा वर्ड लिखा हुआ है डी, डी फॉर डायमंड, और अगला डी है डॉलर, डायमंड डॉलर अकाउंट जिसका नाम यहां पर है। तो डी मीन्स डॉलर मीन्स फॉरेन करेंसी। तो आप देखिए कि ये अकाउंट जहां जहां मैं डॉलर बना रहा हूं वो अकाउंट्स हमारे जो है फॉरेन करेंसी में बैलेंस मेंटेन करते हैं। क्लियर हो गया। अब बात आई वो अकाउंट जो हमारे रुपीज में बैलेंस मेंटेन करते हैं, वो अकाउंट जो हमारे रुपीज में बैलेंस मेंटेन करते हैं वो कौन कौन से हैं। रुपीज वाला एक ये अकाउंट है, एक ये अकाउंट है और एक ये अकाउंट है। इतना समझने के बाद आपको डॉलर यानी करेंसी का लॉजिक, इंडियन या रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई या पीआईओ, एनआरआई इक्विवेलेंट टू पीआईओ और एनआरआई के एक ही रूल लगते हैं। ठीक है, ये इतना आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो है एक एक अकाउंट के फीचर्स को हम डिस्कस करेंगे और ये जो फीचर्स हैं यही फीचर्स आपके लिए पॉइंट्स बनते हैं। आपको समझने के साथ साथ इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस आपको एक एक अकाउंट को के पॉइंट्स के अकॉर्डिंग आते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक एक अकाउंट के बारे में पढ़। तो ये मैंने एक टेबल बनाया है, आप लोग भी चाहें तो साथ साथ टेबल सा बना सकते हैं और ये टेबल आपको ये क्लियर करता हुआ चलेगा कि कहां पे क्या क्या चीजें करनी है। शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पहली बार में मैंने अकाउंट लिखा हुआ है, जहां मैंने अकाउंट लिखा हुआ है वहां मैं अकाउंट का नाम लिखूंगा और उसके फीचर से बात करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से अकाउंट आता है एनआरओ, और ये जो एनआरओ है
जैसा कि इसका नाम है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। तो जो ओ लिखा हुआ है सारा राज इसमें छिपा हुआ है। ओ मीन्स ऑर्डिनरी अकाउंट। और ऑर्डिनरी अकाउंट कौन सा होता है? जितने भी दुनिया भर में हमारे देश में सेविंग्स बैंक खुले हुए हैं वो सारे अकाउंट्स जो है ऑर्डिनरी अकाउंट्स हैं। सेविंग्स बैंक अकाउंट, एसबी अकाउंट जिसको बोलते हैं। अब वो ऑर्डिनरी तो सारे हैं, तो वो क्या एनआरओ है? नहीं, वो एनआरओ नहीं है। वही ऑर्डिनरी अकाउंट अगर किसी एनआरआई के हैं, वही ऑर्डिनरी अकाउंट अगर किसी एनआरआई के हैं तो दे आर कॉल्ड एनआरओ अकाउंट। पुराने जमाने में जब लेजर्स होते थे तो ऐसे अकाउंट को पहचान के हम उसमें एनआरआई मोटा मोटा लिख देते थे, तो हमारे लिए वो अकाउंट एनआरओ हो जाता था। आजकल आप लोग कंप्यूटर में क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स के जो कस्टमर का जो फील्ड है उसमें उसका रेजिडेंट स्टेटस नॉन रेजिडेंट कर देते हैं। कंप्यूटर उस अकाउंट को ऑटोमेटिकली एनआरओ ट्रीट कर लेता है। ये एनआरओ अकाउंट उसका इंडिया में रहते रहते खुलता है ऑर्डिनरी के रूप में, और जब वो वहां जाके एनआरआई हो जाता है तो उसको एनआरओ बोल देते हैं, या जब वो एनआरआई हो जाता है तो इंडिया में आके उस अकाउंट को खोलेगा तो उसे डायरेक्टली एनआरओ ही खोलेंगे। अब कौन खोल सकता है? तो कौन खोल सकता है? एनआरआई ही खोल सकता है या पीआईओ खोल सकता है। और एक आंसर इसमें बहुत अच्छा और है कि ये अकाउंट फॉरेनर्स भी खोलते हैं जो कि टूरिस्ट वीजा पे आए होते हैं या किसी टेम्परेरी पर्पस से आते हैं। यहां तक कि स्टूडेंट्स जो फॉरेन के होते हैं, फॉरेन टूरिस्ट हो या फॉरेन स्टूडेंट्स हो, वो भी जो अकाउंट खोलते हैं वो खोलते हैं एनआरओ अकाउंट। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? तो फॉरेनर, स्टूडेंट, फॉरेनर ट्रीटमेंट के लिए आए हुए, टूरिस्ट पे आए हुए, उस आने के दौरान इंडियन रुपीज में जो ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो एनआरओ अकाउंट के थ्रू होते हैं। बट टूरिस्ट वीजा में मैक्सिमम 6 मंथ तक का एनआरओ अकाउंट खुल सकता है। स्टूडेंट वीजा में 1 मंथ विदाउट केवाईसी, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया हुआ, विदाउट केवाईसी वो अकाउंट खुल सकता है, लेकिन 1 महीने के अंदर फिर उसको अपनी केवाईसी देनी, लोकल एड्रेस देना पड़ता है। अगला हेडिंग है करेंसी। किस करेंसी में वो अकाउंट खुलेगा? तो करेंसी की जब बात आती है तो जैसा हमने पहले ही बता दिया कि एनआरओ अकाउंट रुपीज में बैलेंस हेल्ड करता है, इसलिए वो रुपीज में खुलेगा। बात आती है जॉइंट। जॉइंट कौन कर सकता है? जॉइंट उसे रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई दोनों कर सकते। रेजिडेंट इंडियन या एनआरआई दोनों लोग उसे जॉइंट अकाउंट को मेंटेन कर सकते हैं। नॉमिनी की बात आती है। देखिए, बैंक में बैलेंस है, आज किसी भी कंडीशन में अकाउंट खुला हुआ है, कल को अगर उस अकाउंट होल्डर की, डिपॉजिटर की डेथ हो जाती है तो उसका पैसा क्या बैंक हड़प लेगा? नहीं, बैंक हर अकाउंट में नॉमिनेशन करने के लिए बोलता है। अब तो मैंडेटरी भी हो गया है, तो नॉमिनी भी कोई भी कर सकता है। यानी एनी का मतलब यहां पर है कि चाहे वो रेजिडेंट इंडियन हो चाहे वो नॉन रेजिडेंट इंडियन हो, दोनों लोग हमारा जो है नॉमिनी हो सकते हैं। बात आती है रेमिटेंस की। यहां रेमिटेंस के लिए एक वर्ड और यूज करूंगा मैं, रीपैट्रिएशन। रीपैट्रिएशन का मतलब समझिए, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है। रीपैट्रिएशन का मतलब है कि जो पैसा आ जाए बाहर से उसका बाहर जाने की परमिशन होना। जो पैसा आ जाए उस पैसे की बाहर जाने की परमिशन इज कॉल्ड रीपैट्रिएशन। अगर हम एनआरओ अकाउंट की बात करते हैं तो उसमें रीपैट्रिएशन जो अलाउड है वो $10 मिलियन इन अ ईयर अलाउड है। एक साल में आप $10 मिलियन तक बाहर ले जा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। क्लियर हो गया? टाइप की बात करें तो एनआरआई में ऑल टाइप। ऑल टाइप का मतलब सेविंग बैंक, करंट अकाउंट, एफडी और आरडी सब खुलेंगे। और अगर यहां पर इंटरेस्ट उसका टीडीएस के दायरे में आएगा तो उस पर जो टीडीएस कटेगा वो 30% कटेगा। मेरे ख्याल से आपका एनआरओ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर एनआरओ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आगे बढ़ते हैं अब
NRE की तरफ। चलिए अब हम लेते हैं NRO। यहाँ पे मैं इसकी लाइन को यहाँ पे ब्रेक कर देता हूँ जिससे कि पता लग जाए कि इतने फीचर्स तो थे हमारे वो NRO के थे। ठीक है, चलिए अब आया NRE, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट। बहुत सारे फीचर्स इसमें हैं, ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जानने जरूरी होते हैं। बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको जानने जरूरी है। तो NRE जैसा कि हमने इसको बताया था कि ये NR है। E का मतलब है एक्सटर्नल, नॉन रेजिडेंट, नॉन रुपी नहीं, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। अच्छा, इसमें जो है मोड ऑफ ऑपरेशन किसी बच्चे ने पूछा है तो वो हमने आंसर दे दिया जॉइंट। ये जो जॉइंट लिखा हुआ है, ये जॉइंट का फीचर का मतलब ही ऑपरेशन कैसे होगा। तो NRO के लिए कोई भी बंदिश नहीं है। क्लियर हो गया? चलो चलिए आगे बात करते हैं। चंद्र प्रकाश जी बोलते हैं डबल टैक्स नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं लगेगा डबल टैक्सेशन। ठीक है, तो NRE अकाउंट पे आते हैं। कौन खोलेगा? बिल्कुल क्लियर है, NR लिखा हुआ है तो वही चीज बिल्कुल आएगी। NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट इंडियन होना चाहिए, या PIO, ये दो लोग हमारी इंडिया में NRE अकाउंट खोल सकते हैं। और जैसा हमने बताया कि ये भी क्या है, रुपीज अकाउंट है। अब बात आती है जॉइंट की। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछा गया है, कौन अगर वो किसी NRI को ज्वाइंट करता है तो वो अकाउंट E और S ऑपरेशन में खोला जा सकता है, लेकिन अगर वो रेजिडेंट इंडियन के साथ खोलना चाहता है तो F और S में खोल सकता है। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से दिमाग में रख लीजिए। क्यों? क्योंकि सर्वाइवर इज अ वेरी मच लीगल नॉमिनी। इसका मतलब ये है, सर्वाइवर का मतलब है वो एक तरह का नॉमिनी है, वो कानूनी रूप से नॉमिनी है, उसके लिए कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। फॉर्मर की डेथ के बाद ऑटोमेटिकली वो अकाउंट्स जो है सीधे सीधे सर्वाइवर को आ जाता है। वैशाली जी जो पूछ रहे हैं आप, ऑल अकाउंट्स आर NRO अकाउंट्स मींस SB अकाउंट्स। मैंने आपको लिखा हुआ है, चाहे वो SB हो, आप स्क्रीन पे देखिए, चाहे वो SB हो, चाहे वो कोई भी तरह का अकाउंट हो, वो सारे अकाउंट NRO होंगे अगर वो नॉन रेजिडेंट के द्वारा इंडिया में खोले गए हैं तो। ऑर्डिनरी अकाउंट्स, उसके पास ऑप्शंस होता है। अभी जब NRE क्लियर कर लेंगे तो ही आपको ये बात क्लियर होगी। देखिए कैसे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जॉइंट अगर खोलेगा तो आइदर सर्वाइवर खोलना चाहेगा तो NRI के साथ खोलेगा, और अगर F और S में खोलना चाहता है तो वो इंडियन के साथ खोल सकता है। नॉमिनी कोई भी हो सकता है, नॉमिनी के लिए कोई वो नहीं है भैया उसके बाद पैसा किसको दोगे। रेमिटेंस है नो लिमिट, फ्रीली है, फ्रीली है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है इसमें। ठीक है, अकाउंटों की बात आई तो ऑल टाइप ऑफ अकाउंट। अब वैशाली जी आपका क्वेश्चन यहां पर क्लियर हो जाएगा। हमने बोला NRE अकाउंट हर तरह का खुलता है, सेविंग बैंक भी खुलता है, करंट भी खुलता है, करंट OD भी खुलता है। करंट OD का मतलब है अगर उसकी कोई FD है तो उसके अगेंस्ट में जब लेता है तो NRE वो करंट OD हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा उसकी FDs के अकाउंट्स भी होते हैं, RD भी खोल सकता वो। क्या है, अगर मैं इसमें एक कॉलम और बढ़ा दूं आपकी थोड़ा सा नॉलेज के लिए तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक हो जाएगा ये। वो बात हम करते हैं इंटरेस्ट की। इंटरेस्ट की जगह
टैक्स की लिख देते हैं, इंटरेस्ट की जगह क्या लिख देते हैं हम लोग, टैक्स लिख देते हैं कि टैक्स का क्या रूल है। तो टैक्स, इसमें टैक्स 30% लगता है, टीडीएस है जो, और इसमें जो है नो टीडीएस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट अकाउंट को लेते हैं हम लोग। अगला हम अकाउंट पढ़ रहे हैं FCNR। FCNR अभी मैं इसको बुक से भी कोरिलेट कराऊंगा, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। जब कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लेंगे तो आपको बुक से भी रेफर करवा दिया जाएगा। ठीक है, FCNR की बात है, कौन खोल सकता है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। कौन खोल सकता है, NRI खोल सकता है। बैलेंस, ये पहला अकाउंट ऐसा है जिसमें फॉरेन करेंसी बैलेंस आया, पहला अकाउंट आया जिसमें फॉरेन करेंसी बैलेंस आया। ठीक है, बैटरी और जॉइंट की अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह से रूल लगता है इसमें। नॉमिनी में हमने बता दिया कहीं कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसमें भी कोई भी लिमिट रिपेट्रिएशन की नहीं है, और इसमें केवल जो अकाउंट खुलते हैं वो FD खुलते हैं, और इसका ड्यूरेशन होता है 1 to 5 ईयर तक, 1 to 5 ईयर्स तक होता है। और टैक्स की बात आई तो वही है, कोई उसमें टैक्स का रूल नहीं है। अब हम बात करते हैं RFC की। RFC चलिए, RFC की बात अगर हम करेंगे तो कौन खोल सकता है। RFC में देखो रेजिडेंट इंडियन खोल सकता है। इसके लिए बात है रिटर्न, अब RI का यहां मतलब सुना कि जो अभी नहीं NRI था अब परमानेंटली रिटर्न हो गया, परमानेंटली रिटर्न हो गया टू सेटल इन इंडिया, टू सेटल इन इंडिया। ठीक है, तो ये वो है जो था तो NRI लेकिन अब इंडिया में सेटल हो गया। जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म आपने देखी होगी, उसमें अमरीश पुरी इंग्लैंड में एक ट्रेड करते थे, उनकी एक ग्रोसरी की शॉप थी और वहां सब कुछ बेच के पंजाब आते हैं। ऐसे लोगों के लिए ये RFC अकाउंट खुला हुआ है। और ऐसा क्यों किया है, क्योंकि जब वो आएंगे तो वो अपना पैसा कहाँ रखेंगे, बल्क में पैसा लाएंगे, सब कुछ बेच बाच के पैसा लाएंगे, तो उसके लिए उन्होंने FD अकाउंट्स खोल दिया। और इसकी कंडीशन को इसी तरह की है, और इसका जो ये स्टेटस है रिपेट्रिएशन का, वो रिपेट्रिएशन का स्टेटस फुल है, कोई इसमें रोक टोक नहीं है, क्योंकि अगर रोक टोक लगा दी तो हो सकता है पैसा वापस ले जाने के डर से लाए ही ना। और बाकी फीचर बिल्कुल सेम इसके जैसे कि FCNR के थे वही हैं, देखिए। क्लियर हो गया। चलो, अब अगला अकाउंट आता है हमारा RFCD। अगला अकाउंट कौन सा आता है, RFCD। RFCD, RFC और D लिख दिया मैंने यहाँ पे। D मीन्स डोमेस्टिक, ऐसा कोई बंदा जो कभी विदेश गया ही नहीं, और जो विदेश गया ही नहीं तो दैट विल बी ऑलवेज रेजिडेंट इंडियन। लेकिन विदेश तो नहीं गया तो उसका पैसा कहां से आएगा। हो सकता है उसने कोई कॉपीराइट बेचे हो सकता है उसने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, हो सकता है कि उसको किसी फादर की या मदर की फैमिली पेंशन मिलती हो, गिफ्ट मिलता हो, कुछ भी चीज ऐसी मिलती है तो वो रेजिडेंट इंडियन के लिए है। लेकिन ये सिर्फ अकाउंट पार्किंग अकाउंट होता है, यानी ये करंट अकाउंट खुलता है, फॉरेन करेंसी का करंट अकाउंट खुलता है। और ये बैलेंस जो है जैसा उसमें था डॉलर के रूप में होगा। इसका जो नॉमिनी वाला जो मामला आएगा, यहाँ नॉमिनी वाला जो है, सॉरी जॉइंट वाला, जॉइंट में कोई भी जॉइंट हो सकता है,
क्योंकि जो अकाउंट रेजिडेंट इंडियन के लिए खुले हुए हैं तो रेजिडेंट इंडियन के लिए हो सकते हैं, और नॉमिनी की बात करें कोई भी हो सकता है। रिपेट्रिएशन की बात करें इसमें अलाउड है, क्योंकि इसका प्योर सोर्स कहाँ से है, बाहर से है, इसलिए कोई इसमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, टैक्स का कुछ नहीं होगा। तो देखिए ये अभी जो हमने अकाउंट कवर करे, ये सारे अकाउंट कौन से अकाउंट थे, ये सारे अकाउंट इंडिविजुअल्स पर्पज के लिए जो लोग खोलते हैं उनके अकाउंट्स थे। इंडिविजुअल पर्पज के लिए जो लोग अकाउंट खोलते हैं ये उनके अकाउंट थे। अब हम बात करते हैं उन अकाउंट्स की जो बिजनेस पर्पज से खोले जाते हैं। एनआरओ एनआरई अकाउंट में सेविंग्स अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा। बिल्कुल, एनआरओ एनआरई अकाउंट जो भी हैं उसमें इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट अर्न होता है। पहले बहुत डिफरेंस हुआ करता था, आजकल ये इंटरेस्ट रेट लगभग डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट के बराबर हो गए हैं, तो बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है कहीं से कहीं तक। ठीक है, और एक मैं थोड़ा सा और बता दूं, एनआरई अकाउंट ऑपरेशन में कई बार एक क्वेश्चन आता है कि जैसे कोई हस्बैंड है बाहर जॉब कर रहा है विदेश में, तो घर में उसका अकाउंट का ऑपरेशन कौन करेगा। तो इसी एनआरई अकाउंट में थोड़ा सा मैं बढ़ा दे रहा हूं, इसमें क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी का कॉन्सेप्ट काम करता है। ये क्वेश्चन देखो यहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि उसने वाइफ या रिलेटिव के नाम कोई पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी, और ये पावर ऑफ अटॉर्नी के बिहाफ पे वो चेक काट सकता है, लेकिन अकाउंट का कोई और मैंडेट नहीं बदल सकता है। अकाउंट का कोई भी और मैंडेट नहीं बदल सकता। ये किसी बच्चे ने पूछा है, व्हाट अबाउट करेंसी ऑफ आरएफसी अकाउंट। देखिए मैंने शुरू में ही बता दिया था, एफसी जिसमें भी लिखा हुआ है वो फॉरेन करेंसी में मेंटेन होता है। एफसी का मतलब उसमें फॉरेन करेंसी के लिए मेंटेन होता है। साथियों मैं जो ये क्लास ले रहा हूं, इस क्लास में आपके चैट बॉक्स में नीचे डॉलर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप लोग इस लेक्चर से खुश हैं और 100-200 रुपए देना चाहते हैं तो आप इस डॉलर में प्रेस करके डोनेट कर सकते हैं, और ये जो डोनेशन है इसका 60% यूट्यूब के पास आएगा, 40% हमारे पास आएगा टैक्स वगैरह लग के। तो जरूरी नहीं है कर दें, अगर मन करे तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमने बताया था कि एनआरई अकाउंट में पावर ऑफ अटॉर्नी, तो क्वेश्चन आता है पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रांच में किसके पास रखी जाती है। ये क्वेश्चन प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाता है। पावर ऑफ अटॉर्नी ब्रांच में अकाउंटेंट के पास रखी जाती है, जिसके पास सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, ना कि ब्रांच मैनेजर के पास। क्यों? क्योंकि ब्रांच मैनेजर अक्सर फील्ड वेल में रहता है, इसलिए ये अकाउंटेंट के पास रखी जाती है। किसी बैंक में सर्विस मैनेजर बोलते हैं, किसी में कुछ बोलते हैं। ठीक हो गया, क्लियर है। चलो अगली बात आई हमारी आरएफसी के बाद बिजनेस अकाउंट्स की। तो बिजनेस अकाउंट्स के लिए हम लोग पहला अकाउंट जो पढ़ेंगे, उस पहले अकाउंट में इसको हम ऐसा करते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं जिससे मुझे एक ही स्क्रीन में वो भी क्लियर हो जाए। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा मेरे ख्याल से, विजिबिलिटी होगी आपकी स्क्रीन पे, विजिबिलिटी आ रही है तो यस लिखिए। आरएफसी डी जो होता है वो तो करंट अकाउंट की तरह होता है, नॉर्मल आरएफसी जो होता है वो एफसीएनआर की तरह होता है, जो उसमें टाइम ड्यूरेशन आपने पूछा हुआ है। चलिए विजिबिलिटी दिख रही है तो हम आगे बात करते हैं। अब मैं ले रहा हूं बिजनेस अकाउंट्स, और बिजनेस अकाउंट्स अगर आपको थोड़ा रिकॉल करा दूं, मैंने कितने लिखे थे, 4 अकाउंट, 4 बिजनेस अकाउंट है, स्क्रीन पे देख लीजिए आप लोग, ईएफसी, डीडीए, ओएफसी और एसएनआरआर। तो इनको पढ़ लेते हैं हम लोग। चलिए चलिए, तो
अब जब हम इसकी बात करेंगे, स्क्रीन पे लिख रहा, चलिए पहला अकाउंट मैं यहां पे लिख रहा हूं EEFC अकाउंट। तो इसको मैं रेड कलर से ले लेता हूं जिससे पता लग जाए कौन कौन से अकाउंट है। EEFC अकाउंट, और उसके बाद मैं लूंगा DDA अकाउंट, और फिर लूंगा मैं OFC अकाउंट। ये तीनों मैंने यहाँ पे बिजनेस अकाउंट ले लिए हैं। तो कौन खोल सकता है? बिल्कुल क्लियर है, ये तीनों अकाउंट रेजिडेंट इंडियन के द्वारा खोले जाते हैं। तीनों अकाउंट रेजिडेंट इंडियन के द्वारा खोले जाते हैं। किस करेंसी में खोले जाते हैं? बहुत क्लियर था, वहां पर भी बता दिया था। देखिए FC और डॉलर, यानी फॉरेन करेंसी में खोलते हैं। ठीक है, अब जॉइंट की बात आई, तो क्योंकि बिजनेस पर्पज के लिए होते हैं अकाउंट, इधर से आके देख लो, और जॉइंट की बात आई तो बिजनेस पर्पज के जब अकाउंट्स हैं तो, और रेजिडेंट इंडियन खोल रहे हैं, तो जॉइंट रेजिडेंट इंडियन के साथ खोल सकते हैं। एनी रेजिडेंट इंडियन हो सकता है, नॉमिनी कोई भी हो सकता है। रेमिटेंस का इसमें जो है कोई भी क्लॉज ऐसा लागू नहीं होता, क्योंकि जो फॉरेन करेंसी है, आपका सोर्स फॉरेन करेंसी ही है। इसमें फॉरेन से करेंसी स्टोर है, और अगर आपका बिजनेस पर्पज का है तो इसमें रेमिटेंस अलाउड होता है, क्योंकि आपको बिजनेस के लिए अगर पेमेंट करना है तो रेमिटेंस आपको अलाउड होगा। ठीक है, और कौन कौन से अकाउंट खोलते हैं? बहुत क्लियर है, ये सारे अकाउंट करंट अकाउंट खोलते हैं, 0% इंटरेस्ट वाले, जिसको नॉन इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब एक एक अकाउंट को ले लेते हैं। EFC कौन खोलता है? EEFC एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट। एक्सचेंज अर्नर कौन होते हैं? एक्सचेंज अर्नर वो होते हैं जो आपका करेंसी का डीलिंग करते हैं, करेंसी लेते हैं, उसको महंगे में बेच करके कुछ एक्सचेंज अर्निंग करते हैं। आज ले लेते हैं, 10 दिन बाद बेचते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, उनको EFC अकाउंट बोलते हैं। या ऐसे सारे बिजनेसमैन जिनको फॉरेन करेंसी से लेन देन करना होता है, वो सारे लोग भी EFC अकाउंट खोलते हैं। अगर मैं बात करूं टूरिस्ट प्लेसेस पे जहां पे करेंसी एक्सचेंज होती है, तो वो लोग भी EFC अकाउंट ही खोलते हैं। और ये EFC अकाउंट वो अपने ऑथराइज जो डीलर्स होते हैं, जैसे ऑथराइज डीलर की कैटेगरी होती है 1, 2, 3, तो जो थर्ड कैटेगरी है, ऑथराइज डीलर थर्ड कैटेगरी है, उसमें इनको ये अकाउंट्स खोलने की परमिशन RBI से होती है। ऑथराइज डीलर थर्ड कैटेगरी की ब्रांचेस में ये अकाउंट खोलते हैं। ठीक है, और ये केवल जो है रेस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स कहलाते हैं। ये लोग अपना मनी ले सकते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी ले सकते हैं। ठीक है, सेल नहीं कर सकते, रेमिट कर सकते हैं अपने बिजनेस पर, सेल नहीं कर सकते। ठीक है, DDA की बात करें, DDA में से एक क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। DDA वो अकाउंट है, डायमंड डॉलर अकाउंट, जिसमें अभी एट प्रेजेंट 5 अकाउंट्स डिफरेंट 5 करेंसी में खोल सकते हैं। तो 5 करेंसी में खोल सकते हैं, और ये अकाउंट जो है अधिकतर सूरत, अहमदाबाद में जो डायमंड कटिंग का जो ट्रेड होता है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के व्यापारी हैं, उनको रॉ डायमंड मंगाने के लिए पैसा भेजना पड़ता है। फिर जब उनका डायमंड बिल्कुल फिनिश्ड डायमंड होता है बनने के बाद, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जहाँ वो सेल करते हैं, तो वहाँ से रेमिटेंस आता है। तो इसलिए उनको 5 करेंसी में, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है कि इसका जो है कम से कम 3 करोड़ का लास्ट 3 ईयर में टर्नओवर एवरेज होना चाहिए। लास्ट 3 ईयर में 3 करोड़ का एवरेज टर्नओवर होता है, उसी को ये डायमंड डॉलर अकाउंट खोलने की परमिशन होती है। नेक्स्ट आता है OFC, ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट। तो जो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट होता है, ये ओवरसीज में जाके वहां पे फॉरेन करेंसी में अकाउंट खोलना। इसका मतलब समझ लीजिए कि कोई इंडियन मान लिया चाइना या सिंगापुर से बहुत ट्रेड करता है, हर महीने उसकी विजिट होती है, वहां से उसको कई दुकानों से सामान खरीदना होता है, उसको बार बार दिक्कत होती है एक्सचेंज की, तो वो वहां पे जाके एक अपना अकाउंट खोल लेते हैं। और वो जो अकाउंट है, वो अकाउंट उनके काम आता है। किस काम आता है? वहां के लोकल पेमेंट देने के काम आता है। तो ओवरसीज फॉरेन करेंसी अकाउंट भी हो गया। अब मैंने जो एक अकाउंट छोड़ा था उस पर बात करता हूं। मैंने एक अकाउंट छोड़ दिया था SNRR।
और SNRR को मैं अलग से क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि उसमें ये जितने फीचर ऊपर वाले थे ये सारे फीचर में थोड़ा सा बदलाव है। क्या बदलाव है देख लेते हैं। बदलाव ये है, पहला बदलाव ये है कि SNRR अकाउंट किसी NRI या किसी फॉरेनर द्वारा खोला जाता है। SNRR अकाउंट फॉरेनर खोलते हैं, हु विजिट इंडिया फॉर बिजनेस पर्पज, क्योंकि सारे अकाउंट जो खुल रहे हैं वो यहां से यहां तक सब बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पज के लिए जो फॉरेनर इंडिया आते हैं वो लोग ये अकाउंट खोल सकते हैं। और इसका जो बैलेंस होता है वो करेंसी होता है रुपीज में। जॉइंट वो किसी के भी साथ कर सकते हैं, नॉमिनी कोई भी हो सकता है, रेमिटेंस अलाउड है। बस रेमिटेंस अलाउड की जब बात आती है तो केवल उन्हीं अकाउंट्स में उसका महत्व होता है जिसमें फॉरेन करेंसी होती है। ठीक है, अब जब फॉरेनर है इंडिया आके अकाउंट खोल रहा है तो SNRR खोलेगा, और SNRR अकाउंट और OFC अकाउंट वाइस वर्सा है, यानी OFC वर्सेस SNRR। OFC में हम लोग बाहर जाके खोलते हैं, SNR में इंडिया आके खोलता है कोई। OFC में फॉरेन करेंसी खोलते हैं, यहां पे रुपीज में खोलते हैं। OFC जो है फॉरेनर खोलता, इंडियन खोलता है, रेजिडेंट इंडियन खोलता है, और SNRR नॉन रेजिडेंट यानी कि बाहर का जो आता है वो खोलता है, फॉरेनर खोलता है। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज क्लियर होती हैं आपके बिजनेस अकाउंट्स के बारे में। अब हमारा रह जाता है कौन से अकाउंट्स जो हमारे इसके बैंक के अकाउंट्स हैं वो। तो उस पे जाने से पहले मैं एक हल्का सा लुक लूंगा आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। उसके लिए आपको 10 सेकंड मुझे देने पड़ेंगे, वेट कर लीजिए आप लोग तब तक स्क्रीन पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ NRI में। एज पर फेमा 1999 NRI इंडियन इज अ पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हु इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया। तो ये हमने पहले ही बता दिया था कि उसका इंडिया में सिटीजन होना जरूरी है, और वो अभी कहाँ रेजिडेंट हो रहा है इस समय, आउटसाइड हो रहा है। ठीक है। विनोद कुमार जी पूछ रहे हैं फॉरेन कमिंग फॉर ए ब्रीफ विजिट कैन ओपन एनी अकाउंट। यस डेफिनेटली, अभी हमने बोला कि NRO अकाउंट वो खोल सकता है, खासकर से जो टूरिस्ट वीजा पे आते हैं या स्टूडेंट्स जो होते हैं। अगर वो बिजनेस पर्पज के लिए अकाउंट खोला तो डेफिनेटली वो कौन सा अकाउंट खोलेगा, SNRR अकाउंट खोलेगा। चलिए दोस्तों, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एक पेज खुला हुआ है, और वो पेज जो है उस पेज में कुछ फैक्ट्स हैं। पेज नंबर ये है CIB वालों का 50 नंबर पेज है। JIB वाले केवल थोड़ा सा देख लेना। PIO की डेफिनेशन देख लीजिए। हु इज PIO? PIO क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु इज अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री अदर देन बांग्लादेश और पाकिस्तान। बांग्लादेश और पाकिस्तान क्यों है? एनिमी कंट्री में आते हैं दोनों। तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के अलावा कहीं और रह रहा हो, लेकिन क्या हो, क्या क्या कंडीशंस है, उसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं वो दिखा रखी हैं। कौन सी? पहली कंडीशन है हु वाज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सिटीजनशिप एक्ट 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है, जैसे अभी वो NRC वाला चल रहा मामला, तो वो इसी एक्ट को अमेंडमेंट वाली बात चल रही है जो आजकल चल रहा है ना खूब हल्ला गुल्ला। ठीक है, CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, अगला क्या है? हु बिलोंग्स टू द टेरिटरी दैट बिकम पार्ट ऑफ इंडिया आफ्टर। जो 15 अगस्त 1947 के बाद जितनी भी टेरिटरी इंडिया में शामिल हुई वो सारी जगह रहने वाले लोग इंडियन हैं। अगला, हु इज ए चाइल्ड और ग्रैंड चाइल्ड इज और ए ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड ऑफ सिटीजन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके इनमें से कोई भी लोग इंडियन हैं वो सारे लोग। ठीक है, हु इज द स्पाउस ऑफ फॉरेन ओरिजिन। तो अब फॉरेन ओरिजिन में कोई है, उसकी कोई स्पाउस है, तो वो भी क्या होगी, उसको भी हम PIO में लेते हैं। ठीक है, अच्छा, PIO विल इंक्लूड ऑन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर विद इन इतना था। तो ये बेसिक डेफिनेशन थी PIO की।
ठीक है। एक इसमें वर्ड और आ गया है, ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज। ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडीज, तो जैसे हम पीआईओ बोल रहे हैं, पीआईओ एक इंसान है, लेकिन ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी यानी वहां की कंपनियां। तो ऐसी कंपनियां जिसमें जो है मिनिमम जो है 60% लोग एनआरआई या बाहर के लोग हैं, तो वो ओवरसीज कॉर्पोरेट बॉडी कहलाएगी, क्योंकि उसका मालिकाना हक अभी बाहर चला गया है। ठीक है। और उसके अलावा इसमें बेसिकली वो कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब हम एक एक अकाउंट को पढ़ रहे हैं। जो हमारी बात चल रही थी उस पे आते हैं दोबारा कि एनआरआई अकाउंट के बारे में। तो जो लोग सीआईबी वाले हैं, सीआईबी वाले लोग इस टॉपिक को बहुत ध्यान से करेंगे। इनकी केस स्टडी इसी पे आती है। तो सबसे पहले हम पेज नंबर 52 पे आते हैं। पेज नंबर 52 पे आ जाइए। पेज नंबर 52 पे NRE, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट लिखा हुआ है। उसमें देखिए सारी जो फीचर्स हैं, इसको आप लोग इस क्लास के बाद पढ़ लीजिएगा। बेसिक चीज में आपको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, तो वो सारी चीजें आप वो कर लीजिएगा, वो आपके काम आएंगी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सारे पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिएगा, तो जो कुछ कमी रह जाती है वो आपका पूरा हो जाएगा उसमें। और एनआरओ अकाउंट दिया हुआ है। पेज नंबर की अगर मैं बात करूं तो पहला है 50 से 57, नोट कर लीजिए। पेज नंबर जो है 50 से 57 में आपका ये तीनों अकाउंट दिए हुए हैं। आप स्क्रीन में बस 2 सेकंड आप ऐसे ब्राउज कर लीजिए। 54 में क्या दिया हुआ देखो, 54 में दिया हुआ है परमिसिबल क्रेडिट और डेबिट, क्या क्या कर सकता है वो, अदर फैसिलिटी। अब उसके बाद आता है अगला अकाउंट FCNR अकाउंट। ठीक है। तो ये सारे अकाउंट्स आपके में दिए हुए हैं। आप इन अकाउंट्स को 50 से 57 में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए वापस आते हैं अगली बात पर। स्क्रीन पे आ जाइए आप लोग। अब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट तीसरा पार्ट रह गया। तीसरा पार्ट है हमारा नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो लोरो। आज अगर आप समझ गए तो जिंदगी भर के लिए समझ गए, अदरवाइज आपको कोई बुक और वो पढ़ने के लिए बहुत बार बार आपको समझना पड़ेगा। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्रामेटिक अप्रोच लेते हैं। और डायग्रामेटिक अप्रोच में आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि क्या हम समझाना चाह रहे हैं। हमने देखिए 3 सर्कल बना दिए। पहले 3 बॉक्स बनाते हैं, फिर 3 सर्कल बनाएंगे। 1 2 और 3। ठीक है। और ये जो 3 मैंने बॉक्स बनाए हैं, इसमें मैं कंट्री के नाम लेता हूं। सपोज कीजिए ये बॉक्स मैंने बनाया इंडिया में, और ये बनाया यूके में, और ये बनाया यूएसए में। ठीक है। और तीनों ही कंट्री में एक एक बैंक का नाम हम लोग ले लेते हैं। इसमें यहां ले लेते हैं हम लोग SBI, यहां ले लेते हैं स्टैंड चार्ट, और यहां लेते हैं अमेरिकन एक्सप्रेस। ठीक है। अब SBI में हम लोग 2-3 बैंकों के नाम लिख लेते हैं, PNB, स्टैंड चार्ट और सिटी। ठीक है। यहां पर भी हम लोग 2-3 बैंकों के नाम लेते हैं, SBI, PNB और सिटी। यहां पर भी 3 बैंकों के नाम लिखते हैं, SBI, सिटी और PNB। अब ध्यान से देखिएगा, 3 कंट्री, वहां के एक बैंक, और उन बैंकों में खुले हुए वहां के अकाउंट। ये अकाउंट खोल रखे हैं वहां पे।
और ये अकाउंट कैसे हैं? बिल्कुल ऐसे हैं जैसे क्लियरिंग के लिए अकाउंट्स खुलते हैं। ठीक है, अब इन अकाउंट्स में क्या होगा, कैसे होगा, इसको ध्यान से देखिए। इसमें ये होगा कि ये जो यहां हमने ये अकाउंट लिया एसबीआई वाला कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? आपको पता है ये निशान काहे का होता है? कहने का। आवर अकाउंट विद यू, आवर अकाउंट विद यू। ठीक है, आवर अकाउंट विद यू का मतलब नॉस्ट्रो, यानी नॉस्ट्रो का इतनी लंबी बात वो ना कह के बोलता नॉस्ट्रो अकाउंट। तो नॉस्ट्रो अकाउंट आवर अकाउंट विद यू, यानी वो इस अकाउंट की बात कर रहा है। यानी वो इस अकाउंट की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? यानी वो कह रहा है कि काइंडली क्रेडिट $1,00,000 in my Nostro account which is maintained in your bank। और ये जो है नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो, लोरो हर ब्रांच में नहीं खुलते, बैंक लेवल पे एक अकाउंट होता है। यानी एसबीआई का एक अकाउंट अगर लंदन में खुला होगा सिटी बैंक के साथ तो एक ही खुला होगा। ऐसे ही सिटी बैंक का या स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का इंडिया में खुला होगा तो एक ही अकाउंट खुला होगा। तो आपको बात समझ में आ गई? सेकंड बात पे आते हैं। अब यही स्टेट बैंक अगेन एक बात और कहता है साहब योर अकाउंट विद मी। क्या बोलता है? योर अकाउंट विद मी। इसका मतलब है ये कौन से अकाउंट की बात कर रहा है? इस अकाउंट की बात कहता है काइंडली क्रेडिट योर वॉस्ट्रो अकाउंट। अगर वॉस्ट्रो अकाउंट में बैलेंस मेंटेन होगा तो रुपीज में होगा, नॉस्ट्रो में होगा, डॉलर में होगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यानी हमें विदेश में पैसा चाहिए फॉरेन करेंसी में तो हम अपने नॉस्ट्रो अकाउंट का डिटेल देंगे। हमें इंडिया में चाहिए तो उसके अकाउंट का हम लोग वॉस्ट्रो अकाउंट की बात करेंगे कि उसमें आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, अब इसी को हम लोग बोलते हैं वॉस्ट्रो। क्लियर हो गई? अब हम बात करते हैं लोरो अकाउंट की। तो लोरो अकाउंट क्या होगा? लोरो अकाउंट होता है कहे अभी भी बैंक रह रहा, कहे अभी भी स्टेट बैंक कह रहा है। क्या कह रहा? सुनिए जरा इसकी बात। देयर अकाउंट विद देम। वो एसबीआई कह रहा है कि पीएनबी का अकाउंट विद देम। इसको हम बोलते हैं लोरो अकाउंट। यानी इसका मतलब यह हुआ कि उस बैंक का अकाउंट उस बैंक के साथ, थर्ड पार्टी, दूसरे का अकाउंट तीसरे के साथ, पीएनबी का अकाउंट अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक के साथ, कि आप इसमें पैसा क्रेडिट कर दीजिए। तो ये बात हुई दोस्तों नॉस्ट्रो, वॉस्ट्रो और लोरो अकाउंट की। इस तरह से हमारे जो ये अकाउंट वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर होता है। अब बात आती है कि जब आप इसको थ्योरेटिकली पढ़ोगे तो इसमें मैंने बता दिया सारे फीचर्स आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। और सीआईबी वाले केस स्टडी आती है, इसलिए पूरा कंप्लीट वो जो है इसको पढ़ करके आप लोग अपनी पॉइंट्स बनाइए। क्योंकि अगर आप लोग ये 10-12 पेज नहीं पढ़ेंगे, और सीआईबी वाले बुक में 2 जगह दिया हुआ है, एक तो 150 से आगे दिया हुआ है, 51 से 57 पे दिया हुआ है, और आगे 161 से भी दिया हुआ, 3 जगह दिया हुआ है। जेआईबी वालों ने अगर ये क्लास को केवल सुन ही लिया है तो काफी है। ठीक है, आप लोग इस ऑनलाइन क्लास में बने रहे। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अच्छे कमेंट जरूर डालिए। लाइक की बात मैं कह रहा हूं, पूरे 73 वॉचिंग में 1 लाइक। क्या इतनी खराब क्लास थी? तो आप लोग जो है लाइक्स जो है तुरंत करिए, कम से कम 73 लाइक तो कर ही दीजिए, और कमेंट डालिए, क्योंकि यही चीज हमको जो है हमारी क्लास की लाइक और कमेंट जो है वही हमको मोटिवेट करती है ऑनलाइन क्लासेस के लिए। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा
कि ऑनलाइन क्लास लेने में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगाना पड़ता है, कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, नेट है नहीं है। तीन तीन कैमरा वन साइड लगते हैं, एक लैपटॉप का, एक है जो उसका आता है यूएसबी कैमरा होता है, और एक डीएसएलआर, क्योंकि रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है हमको। उसके अलावा 2 स्टाफ कंटिन्यूस उस पर रहते हैं, तो ये हमारे एफर्ट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मुझे मौका मिला तो मैं आज शाम एक लाइव क्लास और लूंगा जो कि ABM के B मॉड्यूल से होगी। हो सकता है मैं GDP का टॉपिक लूंगा आज। तो इसी के साथ हम लोग क्लास को यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, और जिन लोगों ने डोनेट किया उनके लिए भी थैंक यू सो मच।